नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा 9 अगस्त की संभाषा शुरू हो गई है, तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि आज की संभाषा बहुत ही उपयोगी रहेगी आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूं ताकि आप लोग आके यहाँ पर बात कर सकते हैं। ये संभाषा का मतलब ही है कि इस पे बात करना है, केस टेकिंग करना है, डिस्कशन करना है। तो मैं अभी अनम्यूट कर देता हूँ। सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? कृपया अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? एक बार आप चेक करिए, अनम्यूट हो पा रहे हैं? हाँ सर, हो रहे हैं। हाँ हाँ, प्रणाम। आप बताइए। हाँ सर, वो पेशेंट आए हैं। अच्छा, तो इनको वीडियो ऑन करने को बोलिए। वर्मा जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। कृपया वीडियो ऑन कर दीजिए सर। वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है शायद। सर आप उनको कॉल करके बोलिए। तब तक हम प्रशांत भट्ट जी से बात करेंगे। प्रशांत जी, आप गए थे आज देखने? सर वो आई थी आज मेरी क्लिनिक पे। हाँ, तो कैसा वो इम्प्रूवमेंट है? ठीक है, वो स्टेबल है। वो उनका जो जो वो सिर पे जो कनेक्शन हो रहा था ना। थोड़ा आगे माइक के पास आके बोलिए ना सर। सर मैं खाना खा रहा था, मैं अभी खाना खा के आपसे ठीक है, बात करता खाना खा के बताइए, खाना खा के बताइए। जी, जितेंद्र मिश्रा जी, आपके पेशेंट जो है वो बोल रहे हैं, वहां से मैसेज आ रहा है कि ही विल स्टार्ट वीडियो लेटर। मिश्रा जी नहीं हो पा हूँ। रहे। ओके ओके। हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर पूजा मैम, आप कैसी हैं? पूजा मैम, पूजा रच मैम, सुन पा रही हैं क्या? जी सर। आपका राखी मुझे मिल गया, थैंक यू आपको। जी सर। और आप कैसी हैं मैम, पूजा मैम? सर मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा, कोई पेशेंट देखे हैं तो बताएंगी कुछ नहीं सर, अभी तो जो पुराने पेशेंट है वही चल रहे हैं सर। अभी मैं जॉब भी करती हूँ ना, तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं निकाल पाती तो सर। जॉब करती है तो वहां भी पेशेंट वाला ही जॉब करती है ना, कि कुछ और हाँ जॉब? सर, लेकिन वहां पे तो एलोपैथी प्रैक्टिस करनी होती है और आरबीएस के मैं जॉब करती हूँ, तो खास करके बच्चों को स्कूलों में देखने जाना होता है और वही होता है। तो सर वहाँ पे बच्चों का खाना पीना अच्छा नहीं होता, तो वैसे सबको समझाती हूँ। हम पेरेंट्स मीटिंग भी करते हैं, उसमें भी ये तो बोलती ऐसे हूँ। माल नरिश बच्चों को क्या व्याधि होती है?
हाँ सर, माल नरिश बच्चे, मैं जहाँ पे वर्क करती हूँ वो स्लम एरिया है सर। हाँ। तो खासकर बच्चे क्या होते हैं कि पैकेट्स लेके खाते हैं घर से। मम्मी पापा दोनों काम करने चले जाते हैं और जाते वक्त बच्चों को पैसे दे के जाते हैं, तो बच्चे दुकान से कुछ भी लेके खा लेते हैं। और ऐसे ही मतलब बाहर खेलते रहते हैं, तो उनको स्किन डिजीज भी इतना होता है, वार्म्स की प्रॉब्लम भी होती है सर। और बच्चों को मतलब नूरिशमेंट भी नहीं मिलता। तो सर वहाँ मतलब पेरेंट्स इतने पुअर होते हैं कि बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो फिर मैं उनको सिर्फ इतना बोलती हूँ कि आप हर रोज सुबह बच्चों को जब बच्चे उठते हैं तो आधा चम्मच अदरक स्वरस और आधा चम्मच हनी, ये दोनों मिक्स करके पिला दीजिए। और हमें शाम बच्चों का मतलब सीवियर जो एक्यूट माल न्यूट्रिशन होता है उसके बच्चों को भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो वो बच्चों के लिए उनके पेरेंट कुछ कर नहीं सकते जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो। लेकिन मैं उनको यही प्रयोग करने को बोलती हूँ कि आप सिर्फ इतना कीजिए। और ऐसा करके मैंने कई बच्चों को सीवियर में से मॉडरेट में लाई हूँ, और एक दो बच्चे को तो मैंने हेल्दी भी कर दिया सर। वाह। हाँ आप सर, हनी और इसके अदरक, हनी और हाँ अदरक। सर, हाँ सर, दोनों मिक्स करके लेना होता है, आधा चम्मच हनी और आधा चम्मच अदरक स्वरस। जी। और मैं ऐसा बोलती हूँ कि आप एक बार खुद ही देख लीजिए, अगर तीखा लगे तो आप हनी ज्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए हनी अच्छा होता है। तो फिर बच्चों को आप यही दीजिए। वहां पे क्या होता है सर, बच्चों को ज्यादातर जैसे ही उठते हैं तो फिर चाय दे देते हैं, और चाय के साथ बिस्कुट खा लेते हैं। बाहर से पैकेट ले लेते हैं, वो बालाजी का आता है 5 रुपीज का, 10 रुपीज का गाठिया वगैरह, तो ये दे देते हैं। तो फिर मैं ऐसा बोलती हूँ कि आप सिर्फ इतना कीजिए कि बच्चे जब उठे तो उसे तुरंत ही ये मत दीजिए, सिर्फ 1 चम्मच ये दे दीजिए, और फिर आधा घंटे बाद आपको जो भी देना है दीजिए। क्योंकि पेरेंट्स इतने मतलब मजबूर होते हैं कि जानते हैं कि मेरा बच्चा मतलब सही नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, हम उसके लिए कितनी भी स्कीम रखते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों पेरेंट्स का खुद जॉब पर जाना इतना जरूरी होता है कि वो बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, क्योंकि रोज का रोज कमाते हैं और रोज ही खाते हैं। तो सर अगर एक भी दिन वो लोग काम पे नहीं गए तो फिर उनका खाना ऐसा हो जाता है, तो वो बच्चों के लिए कुछ नहीं करते। तो सिर्फ इतना करे तो भी अच्छा है, मैं ऐसा सोचती हूँ सर। जी, और आप क्या एनजीओ में काम करती हैं कि गवर्नमेंट का? नहीं, गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है सर, आरबीएस के करके, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। जी। वहां पे हमें क्या होता है कि जो भी एरिया हमें अलॉट किया जाता है उस एरिया में बच्चों का जन्म होता है, वहां से लेके बच्चे जब तक 18 इयर्स के होते हैं हमें बच्चों का ख्याल रखना होता है। इसके लिए हम हमारे एरिया की सारी स्कूलों में जाते हैं, आंगनवाड़ी में भी जाते हैं, और फिर आशा द्वारा हमें एक लिस्ट मिलता है कि हमारा जो एरिया है उसमें इतने बच्चे स्कूल आंगनवाड़ी कहीं पे भी नहीं जाते हैं, घर पे ही रहते हैं और मजदूरी भी करते हैं, मजदूरी में जाते हैं। तो ऐसा हमारे पास एक लिस्ट होता है, और हमें उसी बच्चों का हेल्थ स्क्रीनिंग करना होता है, प्लस गवर्नमेंट थ्रू जो प्रोग्राम्स आते हैं हम उसका इम्प्लीमेंट करते हैं सर। जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप तो। हाँ सर। तो आपका थैंक यू वर्किंग सर। आवर्स क्या रहता है, कितना बजे तक? सर मेरा वर्किंग आवर्स 9 से लेके 5 बजे तक का होता है। अच्छा। जी सर। और 5 बजे के बाद मैं ऑनलाइन कंसल्टिंग वैसा मतलब शुरू किया है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मेरी मतलब दिल से इच्छा है कि ये मैं जॉब जल्दी छोड़ दूं और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूं।
लेकिन क्या है सर, मेरे पढ़े हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं और अब तक क्या था कि मुझे कोई आयुर्वेद का नॉलेज नहीं था। तो सर मेरे घर में ही किसी को मुझ पे इतना भरोसा नहीं है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो जैसे भी मैं ये मुद्दा उठाती हूँ कि चलो मुझे ये करना है, जॉब छोड़ के प्रैक्टिस पे ट्रांसफर होना है, तो सर मेरे अपने ही मुझे ऐसा बोलते हैं कि नहीं तू नहीं कर पाएगी, ऐसा करते हैं। तो सर मैंने अभी क्या किया कि पार्ट टाइम ही शुरू किया अपने फ्री टाइमिंग में, और इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ती हूँ तो उन लोगों को भी भरोसा आता है कि नहीं ये कर सकती है। पापा का ऐसा मानना है कि भाई बनी बनाई जॉब ऐसे नहीं छोड़ देनी चाहिए। तो सर पहले उनको कॉन्फिडेंस दिलाना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, उसके बाद मैं छोड़ सकती हूँ। सर बहुत ही इच्छा है कि जॉब छोड़ के मैं प्रैक्टिस पे आ जाऊँ। कोई बात नहीं, जब अगर जब आपका हो हाँ जाए। सर, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं ये भी कर पाऊंगी सर। जी, सब अच्छा हो जाएगा। जी सर, आप रक्षाबंधन पे मुझे यही आशीर्वाद देना। हाँ, अब ऐसे हर भी मैं समय देता बोलते हूँ। हैं कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ, तो सर इस रक्षाबंधन पे मेरे लिए यही विशेष करना सर आप। मैं ऐसे भी सभी के लिए प्रेयर करता हूँ, सभी के लिए करता हाँ हाँ सर, थैंक यू। हूँ। थैंक यू। जी सर। हाँ, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपके पेशेंट आ गए क्या? आप केस टेकिंग करवाने चाहते थे मिश्रा जी? शायद नहीं। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। सर नमस्कार। हाँ सर, बताइए सर। सर मेरा एक स्वरभेद का एक केस है। हाँ वो बाय प्रोफेशन और टीचर हैं। हाँ 50 आसपास है एज। तो उनका मुझे लगता है ये बात कफज सिम्टम्स लगा है, तो उनको कैसे मैनेज करूं सर? स्वर भेद है। जी ठीक है, आप स्वर भेद कषाय करके हमारे सर के फॉर्मूला बुक में है। आप अच्छा। बात करते रहिए, तब तक मैं बताता हूँ। ऐसे जी किसी को ट्रीटमेंट बताना है तो बताइए, मैं अभी सर का फॉर्मूला बुक लेके आता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। किसी को बताना है। अंजना मैम, आप क्या देंगी स्वर भेद में? हम तो पंचकोल, यष्टि मधु, पुष्कर मूल यही सब देते हैं काढ़ा, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है स्वर भेद में। कंटकारी का। अभी सुन नहीं पाई हम, लेकिन हाँ सर नमस्कार। हाँ सर प्रभात सुन जी, आप सुबह पूछिए। मैडम एक बार फिर से बता प्रभात दीजिए, फिर जी। से बता प्लीज। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर। मैडम एक स्वरभेद का केस है। वो बाय प्रोफेशन टीचर हैं जी सर। और जी सर। ऑलमोस्ट 50 इयर्स का एज होंगी। वो फीमेल हैं जी सर। और उनको थोड़ा कफ जैसा लगता है थ्रोट में, जी सर। और थोड़ा फेरेंजाइटिस है। मैं जो एग्जामिन किया तो फेरेंजाइटिस है अभी। जी और थोड़ा वॉइस थोड़ा लो है, मतलब होर्सनेस ऑफ वॉइस मुझे लगा। तो उसको कैसे क्या मैनेज करें? जी सर। आप क्या एडवाइस सर करेंगे मुझे? एक्चुअली जैसे अभी आपने बताया, हाँ आपने बताया ना, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हेलो। हाँ हाँ एक्चुअली मैडम। सर जैसे अभी आपने बताया, हाँ आपने हाँ एज वाइज जैसे आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा वो मीनोपॉजल उसमें जा रही है, पहला मीनोपॉजल में तो जा ही रही है। 50 बताया आपने ना? 50 आसपास है वो, 47-50 के अंदर है सर। हाँ हाँ। तो जहां तक मुझे लग रहा है वो मीनोपॉजल होंगी, है ना? वायु जी वैसे भी प्रकोपित होती है इस समय, है ना? दूसरी हाँ बात यह है कि क्योंकि बात उस तरह की है कि हमेशा हमेशा जो है थोड़ा सा थोड़ा टीचर जो प्रोफेशन होता है उसमें थोड़ा बोलना ज्यादा पड़ता है ना? तो जी यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या होना करना होगा कि थोड़ा सा जैसे इस तरह का घृतपान कराना होगा। जैसे कि किसी पेशेंट को थोड़ा मधुष्टि घृत है, या फिर पंचतिक्त घृत है, या फिर थोड़ा सा जैसे कि हम जो हमारे पास औषधियाँ आती हैं सर्वभेद वाली, जिसको हम ठीक उसके लिए कर सकते हैं, जैसे सारा भी बहुत अच्छे से शेयर करने ही जा रहे हैं। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से जैसे हाँ, बादशाह घृत भी काम कर स्क्रीन पे सकता है देखिए। यहाँ पर, है ना? हाँ जी। सर। हाँ स्क्रीन पे देखिए। आ गया सर। धान्य धान्य पुष्पा पुष्पा जीरक जीरक नाकेशर। जी। जी। तो इस तरह से इन इन औषधियों से को भी सर ने से बताया है बहुत अच्छे से, सर भेद के लिए हेलो मैडम, आपका आवाज बंद हो गया। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी सर, इसका क्वास देना है। इसका क्वार्ट्स धान्य बना के पुष्पा सुबह शाम जीरक। पिला दीजिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर। हाँ,
फिर आप बताइए। मैम आएंगी तो फिर बताएंगी, मैम का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी सर, वो पंचकोल जस्टी मधु में ऐड करूं इसके साथ? हाँ, आप जो पंचकोल, बता रहे यष्टि मधु, पुष्कर मूल, उसका काढ़ा बना के पिला दीजिए। कंटकारी, कर्कट कंट- सिंगी बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। ये डॉक्टर रवि सर कुछ पूछना चाहते हैं आपको, चैट बॉक्स में लिखे हैं। जी सर, बोलिए सर। जी सर, प्रणाम सर। ये प्रणाम। टीएसएच कराया क्या आपने पेशेंट का सर? सॉरी सर, पेशेंट का टीएसएच करवाया क्या आपने सर? नहीं अभी लिखा हूँ सर, आज ही आया था। मैं थायराइड हाँ, प्रोफाइल के लिए एक बार एडवाइस किया। एक बार देख लेना चाहिए सर। जी जी। बाकी अदर सब टेस्ट तो नॉर्मल था उनका, जी थायराइड सर, प्रोफाइल नहीं था तो मैं एडवाइस किया हूँ। जी सर। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। कोई केस बताना चाहता है? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर संतोष जी, आपने हैंड रेज किया है। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर एक्चुअली अभी मैंने प्रैक्टिस शुरू नहीं करी है, मैं गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हूँ और अब 5 महीने हुए मुझे ज्वाइन किया हुआ। तो सर अभी एक पेशेंट आया था मेरे पास, तो सर 15 इयर्स ओल्ड, मतलब मेल पेशेंट है, बच्चा है वो। सर उसको किडनी डायलिसिस मतलब अभी हो रहा है उसका। 4 डेज बैक उसका ना डायलिसिस हुआ है और आज भी उसका डायलिसिस हुआ है। तो वो आयुर्वेद से ट्रीटमेंट चाह रहे थे कि क्यों मैडम क्यों डायलिसिस हो रहा है? क्या यूरिया कम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है सर क्या? उसका सर यूरिया सीरम जो है 79.5 है, काफी बड़ा हुआ है सर उसका। तो आप क्या करिए, रक्तपाचक, मेदोपाचक, जी सर। रक्तपाचक, मेदोपाचक, गोक्षुरादि जी सर। गोकुल, पुनर्नवा गोकुल, चंद्रप्रभावती, थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए। और क्या करिए, पुनर्नवासव और तिक्तक शीर बस्ती, और तिक्तक शीर बस्ती और शीरबला तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए। जी सर। तो यूरिया क्रिएटिनिन ठीक हो जाएगा, किडनी को ताकत मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी जी जी, थैंक यू सर। सर ये 15 ईयर मतलब बच्चा है तो चल जाएगा ना इसको भी? एक दिन के बच्चे को भी हम बस्ती दे सकते हैं, तो ये तो 15 साल का है। ठीक है जी, इस पे थैंक यू। अनुरिता मैम आप क्या बोलेंगी? बच्चे को जी डायलिसिस हो रहा है, 15 साल के बच्चे एक्चुअली को। अभी टेस्टिमनी मुझे शेयर करनी थी लेकिन दिन में टाइम नहीं मिला। सर मैं व्यक्तिगत तिक्त शीर और क्षीर वाला कर रही थी, तो इसको मिक्स करके भी दे सकते हैं क्या? मिक्स करके भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। और सर मैं 7 दिन के बाद में ना जो ये है ना आंत्र का उसका वो रस बना के हाँ। वो गुक्षुरादि घृत और थोड़ा सा सेंधा और ज्येष्ठमठ डाल के भी दे रही हूँ सर। उसका सिर्फ 7%, वो वही वाली केस है सर जो 2 साल अपने पास में नहीं थी, वो फिर से आई है। 7% है सिर्फ GFR। तो उसको 1 मंथ का मैंने बोला है, बट बहुत इनसिंसियर है सर, तीखा वगैरह सब क्या खाते हैं। बकरे का डेली आप इंटेस्टाइन लेके आते हैं, डेली बनाते नहीं हैं? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं लाती हूँ सर। मैं पेशेंट को लाने के लिए बोलती हूँ, उसको उबाल के उसका पानी निकालने के लिए बोलती हूँ, और जो मेरी कितना थेरेपिस्ट है सर फिर वो कितना उसको सिद्ध कितना करती है। कितना मात्रा में देती हैं वो? सर मैंने 80 ml से स्टार्ट किया, 200 ml तक तो मैं पहुंची हूँ। एक ही बार बस उसको थोड़ा सा तकलीफ हुआ था, पेट में दर्द वगैरह, तो मुझे ऐसे लगा, तो फिर मैंने फिर थोड़ा सा सेंधा और यवक्षार और ज्येष्ठमध डालना शुरू किया फिर। क्या है, आप लोगों ने बकरे का वो देखा होगा, इंटेस्टाइन जो रहता है ना, वो एकदम छन्नी की तरह रहता है। इतना अच्छा वो काम करता है ना किडनी सर फेलियर। 4 महीने से जो उसका पूरे तरह से यूरिन आउटपुट रुक गया था, शी इज डूइंग 3 times डायलिसिस, और दीनानाथ और यहाँ के हॉस्पिटल आपको मालूम है, उसको उसका बीपी 200 से 180 रहता है, क्योंकि वो उनको हेपारिन वगैरह काफी बड़ी मात्रा में दिया जाता है। तो वो पेशेंट को 4 महीने के बाद में 2 TSF ही शुरू हो गया, लेकिन यूरिन शुरू हो गया सर तकरीबन 7 बस्ती के बाद में। गोक्षुरादि घन, पुनर्नवाष्टक घन, गोक्षुरादि घन, रसपाचक, रक्तपाचक और ताप्यादि लोह, और इसके साथ में मैंने अभी फिलहाल तो इतना ही, लेकिन हाँ ये त्रिभुतौलम सर थोड़ा सा सुबह के वक्त में। मैडम ये इंटेस्टाइन वाला जो आपने बताया, एक थोड़ा डिटेल में बताएंगे कैसे? मैं बताता हूँ। मूत्र की उत्पत्ति कहाँ होती है आयुर्वेद के हिसाब से? पक्वाशय। तो हम पक्वाशय का ही बस्ती दे रहे हैं, वो भी बकरे का, सामान्य विशेष सिद्धांत से। तो पक्वाशय में ही उसका लेके उसको उबाल के उसका बस्ती दे। वो सिंगल उसका डायरेक्ट उसका जो नहीं। मैम क्या क्या डाल रही हैं? अनुरिता मैम कहाँ गई? अनुरिता मैम उसमें गोक्षुर पुनर्नवा डाल रही है ना वो मैम जी। सर आप फिर से जो लाइन ऑफ बताए वो बताइए ना सर, मेरे से मिस आउट हो गया था, थोड़ा सा पेशेंट थे। आप क्या डाल रही हैं? आप क्या डाल रही हैं किसमें सर?
पकवाशे ले रही हैं आप बकरे का सर इंटेस्टाइन? मैं सिर्फ जो उसका ये है मतलब बाद में जब उसका जीएफआर बढ़ जाएगा तब यूज में दूंगी, लेकिन अभी बस्ती में 100 ml 80 ml 100 ml ऐसे 20 ml में बढ़ाते गई। तो वो सपोज 100 ml हमारा बकरे का जो आंत का ये है उबला हुआ पानी, तो उसमें राउंड अबाउट 30 ml मैं गोक्षुरादि ग्रुड डालती हूँ, और उसके बाद में प्रक्षेप द्रव्य करके यवक्षार एकदम पिंच और ज्येष्ठ मत और थोड़ा सा गुड़ुची भी, क्योंकि पेशेंट काफी वीक थी। मैं उसका आपको मतलब स्किन में कितना जल्दी चेंजेस आ गए टेक्सचर और 7 बस्ती के बाद में, वो जरूर दिखाऊंगी सर, क्योंकि पेशेंट क्या है यूरिन ना होने मतलब। लगा ना, सबसे मैंने हाँ यूरिन होने लगा। हाँ सर, 2 से 3 चम्मच उसको यूरिन भी होने लगा। उसको डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया और ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट उसका रिजेक्ट हो गया मम्मी का। इस वजह से वो बोले अभी कुछ तो होने नहीं वाला, ऐसे नेगेटिव बोल के आए सर, बहुत नेगेटिव लोग हैं। लेकिन सर मुझे वो ट्रायल करना बहुत पसंद है, मैं उनसे सिग्नेचर आपको लेके मालूम है यहाँ पे जो मजदूर वर्ग है ना, जो ये मतलब कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वो लोग हाँ वो इंटेस्टाइन को खाते हैं रोज। बोलते हैं हमको ताकत चाहिए ना, तो वो खा के दारू पी लेते हैं। एक्चुअली दे ईट इट सर, एक्चुअली दैट्स अ हाँ, फूड फॉर सम पीपल। पचने में बहुत हैवी रहता है, वो बहुत हैवी रहता सर है। मुझे सिर्फ एक पूछना था, किसी के पास में वो लिवर का वीडियो है क्या? लिवर की पाउडर किसी ने बनाई थी और वो वीडियो शेयर किया था, बाय मिस्टेक आई हाँ, लॉस्ट इट। लेकिन मैं भेज एक्चुअली जो दूंगा। सीवियर डॉक्टर पूजा 6.5, अकुला मैम ने भेजा था। सर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं ना उस पाउडर को, अगर हाँ, नवाइस रोग के साथ में, क्योंकि आप उसको लिवर और ये। लेके आइए, लीवर को लेके आइए, उसको छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए, घी में फ्राई करके उसको सुखा दीजिए, और फिर उसका हम्म, पाउडर बन जाएगा, उसको देना है थोड़ा थोड़ा। कोई दीपन पाचन द्रव्य से सिद्ध नहीं करना मतलब उसमें आप डालिए त्रिकटु, डालिए पंचकोल, हाँ डालिए मैं त्रिकटु और इसी का सोच रही थी मैं, मिडक अजमोदा डालिए और थोड़ा। जीरा, थोड़ा किडनी फेलियर है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। सर फैटी लिवर में भी इसको दे सकते फैटी लिवर में नहीं देंगे, फैटी लिवर में तो लेखन करने वाला मेदोपाचक देंगे। अच्छा जहां पर भी यकृत का क्षय हुआ है वहां पे यकृत देते हैं खाने को। जहाँ पे जी सर। यूरिन नहीं आ रहा है वहां पे पकवाश है। सर मैं लिवर मेटास्टेसिस में यूज करी हूँ, चलेगा क्या सर? हाँ, वो चले, जहाँ पे रिजुवनेट करना है नए सेल्स। हाँ हाँ फैटी लिवर में तो हमें अपकर्षण करना है ना। हाँ। सर मेरा जो कैंसर का केस है, लिवर मेटास्टेसिस है, उसको ऐड कर में सकते हैं बेस्ट है। आप क्या करिए, बकरे का लीवर लेके आइए, मंगवा दीजिए, सर? और उसको सर छोटे छोटे पीसेस करके सुखा दीजिए, और थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ा तिलकट्टू डाल के फ्राई करके फिर सुखा दीजिए, और फिर जी उसको सर। पाउडर बन जाएगा, उसको थोड़ा थोड़ा खिला दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक ठीक है सर। और सर प्रभात जी, कितना फायदा हुआ आपके पेशेंट को, कैंसर के सर पेशेंट? उनका एक ही प्रॉब्लम है, वो जो एडिमा का ये हाँ, है स्टिल, और वीकनेस थोड़ा बढ़ा है। उसमें आप बाकी गोक्षरादि गुगुल चंद्र प्रभावटी पुनर्नवा मंडूर पुनर्नवासव ये सब ऐड कर सकते हैं। पुनर्नवास तो आपने जो बताया था वो तो किया हूँ सर, गुप्तराधि मैं तो चंद्रप्रभा नहीं है। मैं तो आधा लीटर 1 लीटर पिलाता हूँ पुनर्नवासव। उसे अच्छे से विरेचन भी हो जाता है और स्वेलिंग कम हो जाता है। जी सर, हाँ मैं डोज फिर बढ़ाता हूँ। हाँ, ना वक्त में लेते हैं आप आधा लीटर, आधा पेशेंट लीटर लेते नहीं। पुनर्नवासव दे दिया ना, ऐसे भी बोलते हैं उदरही तो विरेचन ही, तो विरेचन करना है तो पुनर्नवासव से क्यों ना विरेचन कराएं। हम्म। हाँ, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। और पेशेंट रिकवर होते हैं, फास्ट रिकवर होते हैं। वो एक आप सुबह एक अंकल आए थे, याद है, जिनका पैर जी सूजा सर, था। हाँ मैं वही बोल रहा था, आपने सर बताए थे वीडियो ना। जैसे हम पित्तशीर से सिद्ध करते हैं सर, वैसे हम गोखरू और पुनर्नवा से सिद्ध कर सकते हैं कि मैंने कभी दिया हाँ, नहीं है, कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। आप सब खुद बना लेती हैं मैम? हाँ सर, यहाँ पे सर चंदन नगर में एक अंकल थे जो मतलब बकरे को काटने का ही काम करते थे। तो वो मुझे एक बार जबरदस्ती लेके गए कि आप देखने चलो हमारे वहाँ बकरे को कैसे काटते हैं। फिर उन्होंने पूरा काट के, उनका बेटा काट रहे थे और मुझे सब कुछ दिखाया। तो उन्होंने बताया कि ये देखिए पकवाश है, ऐसा इंटेस्टाइन ऐसा होता है, पूरा छन्नी की तरह होता है, यहाँ पे मल कैसे बनता है बकरे का। तो मुझे इतना वो लगा कि मतलब अपने आचार्य लोगों ने उसका यूज किया है अपने इसमें, कि किडनी फेलियर में यूरिन नहीं हो रहा है तो और मैंने जब देखा ना, तो मुझे सीखने को मिला उनसे। सर मैंने फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे ट्रायल किए कि 7 दिन में 3 टाइप्स टू 4 टाइप्स के बस्ती दिए, बिकॉज इससे पहले मैं पेशेंट रेडी नहीं था सर, उसने 14 को कन्वर्ट करके 7 ही किया, फिर पैसे के लिए रोने लगा, और पेशेंट के पास में वक्त कम, उसका हार्डली मतलब लिवर जो है वो तो फैटी हो ही रहा है, ग्रहणी भी कंटिन्यूस उसको गए क्योंकि वो तीखा और
बाकी का चीज खाती, क्योंकि वो एलोपैथ डॉक्टर बोलते हैं कि डायलिसिस के बाद में एग खाओ, और फिर उसको ग्रहणी दृष्टि हो जाती है। और प्लस एलोपैथी के काफी सारे मेडिसिन, तो उससे मतलब अग्नि मानते हम कितना भी ये करें तो भी वो पथ्य नहीं पालते। तो इसकी वजह से मैंने फिर ये 7 दिन मुझे मिले ना, उसमें मैंने सारे ट्रायल कर दिए सर। तो वो जब यूरिन का हुआ तो उसके उसके बाद में उन्होंने डेयरिंग किया, लेकिन क्या बोलते हैं हम इंटरनल कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, सिर्फ 1 महीना बस्ती दीजिए आप। तो ठीक इतना है ना, ये क्या कम है क्या? आप उनका यूरिन करवा दिए हैं, ये कम है क्या? नहीं सर, आपको पूछ के थोड़ा डेयरिंग करें, लेकिन रूट ऑफ इंटरनल। एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग बदल दिया आपने, गुड मार्क से दे रही है, वो तो मेडिसिन ही है ना। और सर अर्ली मॉर्निंग दे रही हूँ मैं, और उसको 3 घंटे तक उसको बोला है कि आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि रेस्ट करने के बाद में फिर आप खाना वाना खाइए। मैं एक चीज सच बात बताऊं, आप लोग आगे बढ़ते हैं ना, मुझे दिल से खुशी होता है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग सर, ऑल बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर रवि सर, आपने कुछ लिखा है चैट बॉक्स में, कुछ लिखा है सर? जी सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। सर, बकरे की लीवर की चर्चा हो रही थी सर, मुझे ध्यान है बचपन में मैंने सर खाया है, कैसा ट्राई लगता है करके सर, सर। कैसा लगता है? अच्छा अच्छा लगता है सर, टेस्टी है अच्छा, जी। अभी नहीं खाते? नहीं सर, अभी तो नहीं खाया। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर एक संतोष। पूछना था सर, हाँ मतलब पूछिए। मैंने किया नहीं, जो मैंने वो लीवर का वीडियो क्यों मांगा, क्या हो जाता है वो उबालने के बाद में जो बचता है प्रक्षेप, वो भी आंत्र का ही है। अगर उसको सुखा के उसका कुछ पाउडर करके उसकी यूज कल्पना में डाले तो अभ्यंतर तक भी जाएगा, तो वो मुझे पूछना था। तो हमारे सर ने ये सिखाया है कि आप इंटेस्टाइन को लाइए, उसको सुखा हम्म दीजिए धूप में, या घर पे ऐसे हम्म सुखा दीजिए, सूखने के बाद पूरा एकदम ड्राई हो जाए तो उसका पाउडर बना दीजिए। सर और पुराने लोग करते थे, ऐसे रेफरेंसेस मिले हैं मुझे पुराने लोगों से कि हाँ, मैम ये हमारे इसमें दादा परदादा लोग ऐसे ऐसे खाते, तो मुझे वो बहुत एकदम घिन आने की तरह लगा। लेकिन वो बोले कि उस वक्त में कुछ स्टेपल फूड या ऐसे वेजिटेबल्स वगैरह नहीं रहते थे, लेकिन मतलब वो 6 फीट एंड एकदम स्टाउट एंड ऐसे थे, और 90-90 100-100 साल के ऊपर उनके वो दादा परदादा जी है, और 7-8-11 उनके ब्रदर सिस्टर्स है। जी। तो मैं भी वो सोचती रही कि भाई आंत की ताकत ही होगी जो उनको डाइजेस्टिव अभी देखिए, पावर। हम लोग दिमाग का कार्य कर सकते हैं, हम लोग फिजिकल वर्क उतना नहीं कर सकते। वही मजदूर लोग हैं, वो कितना ईंट उठा देते हैं, पत्थर तोड़ देते हैं, पत्थर उठा के फेंक देते हैं, उतनी ताकत क्यों आती है? तो उन लोगों का मैंने पूछा डाइट, तो वो यही बोलते हैं कि हम बकरे का सब खाते हैं, 1-1 किलो खा लेके और दारू पी के सो जाते हैं, सुबह एकदम ताकत आ जाती है। सर इसका सूप भी बनाते हैं कुछ होटल्स भी, यहाँ भी मिल जाता है। मिल जाता है। हाँ। वही मैम पूछ रही थी कि पाउडर बना के फिर सूप बना के यूज बना के सर दे। उसका कोई फायदा नहीं, वो डालेंगे 10-20 ग्राम 25 ग्राम, उसमें इतना हाँ सारा हाँ फालतू की ग्रेवी। हम त्रिकटु अजवाइन या हींग इससे जो हम सिद्ध करेंगे तो और पचने के लिए हल्का हो जाएगा। और दूसरा मेरा कैसे है ना, मैं धान्य जीरक फांट और ये सारी चीजें काफी मतलब नॉर्मल पानी मेरा सिर्फ 1% रहता है, और बाकी का 90% जो भी है सुवर्ण जल या सिद्ध जल या जीरा हींग अजवाइन का पानी ऐसे रहता है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कहीं से भी हमारे से अग्निमांद्य नहीं बनना। उस लेडी का लिटरली आधा लीटर नहीं, 2 या 3 गिलास पानी पे लाके छोड़ा था, और 7% जीएफआर है। और मैंने चैलेंज लिया सर 2 वीक का कि जीएफआर चेंज करके दिखा आप दूंगी। लोग मीनल मैम से पूछे, मीनल मैम ने कितना बढ़िया बस्ती दे के पेशेंट को किडनी फेलियर ठीक किया। मीनल मैम आप हैं? लेना होता है। जी, आवाज। राम सर। हाँ, मीनल मैम का थोड़ा 2 मिनट सुनिए सब लोग, मैम का एक्सपीरियंस। मैम बताइए। हाँ सर, एक गर्ल थी 19 ईयर की, उसका भी जीएफआर काफी कम था, और उस टाइम डिस्कस आई थिंक सो 6 मंथ पहले का पेशेंट था ये मेरा। और उस टाइम पे आयुष सर पे काफी डिस्कस करके हमने उसके साथ थेरेपी शुरू की, सीरम क्रिएटिनिन वगैरह काफी लो अधिक था। तो सर ने चंदन और नारियल का बुरादा वो मेरे को बताया था, मैंने वो भी उस पेशेंट का दिया था। और बस्तियां सबसे पहले विरेचन दिया था सर मैंने उसको, दीपन पाचन करके विरेचन किया था उसका मैंने। विरेचन के बाद में उसका जो क्रिएटिनिन था वो उसका लो हुआ था। फिर उसके बाद में मैंने से उसकी बस्तियां शुरू की। बस्तियों में चीरबला का अनुवासन और उसके अलावा पंचचित चीर बस्ती का ऑल्टरनेट करके 14 बस्तियां मैंने उसकी इस तरह से दी थी। और सर मैं किडनी की साइड पे उसकी लोकल धारा करवाती थी अपना यही कषायम से। तो उससे भी उसके फंक्शनिंग पे काफी अंतर आया था। बच्ची का बीपी भी पहले हाई रहता था, वो बीपी भी डाउन होना शुरू हुआ था, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया था, पैरों की स्वेलिंग खत्म हो गई थी। और सर उसका उसके बाद में जो आपने बताया था ये
सर्वतोभद्रवती, मैंने वो भी उसको पसंद किया। जो रूटीन दवाइयाँ होती हैं वो सारी चलाई थी, पुनर्नवा और गोक्षरू, ये सारा दवाई चलाया था, उसके साथ में सर्वतोभद्रवती भी ऐड किया था। और बस्तियों का सर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है डेफिनेटली, जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे उन सब बस्तियों का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। सर वही वाली बात है कि हमारे पास जो पेशेंट आता है काफी लेट स्टेज में पहुंचता है। अगर डायलिसिस से पहले हमारे पास वो पहुंचे तो हम शायद और बेटर उनको इफेक्ट दे सकते हैं, और अगर वो लेट हो जाते हैं तो डैमेज किडनी का काफी हद तक हो जाता है। तो इसलिए वहां वो पर थोड़ा सा धारा का बताइए ना मैम, वो धारा जो बता रही हाँ थी आप। मैम, मैंने जो अपना रीनल एंगल है ना ऑन द बैक साइड, हाँ हाँ उससे मैं दशमूल, पुनर्नवा, इसका काढ़ा बना के, और मैं उस साइड पे गुनगुना गुनगुना उसको पहले अभ्यंगम करती थी उस साइड पे, और धारा करती थी फिर उसके बाद में गुनगुना उसका है ना कचायन का। मैंने उस साइड पे उसको जलोका भी अप्लाई किया था मैम, मैंने काफी ट्रीटमेंट किए थे उस बच्ची के। जलोका भी मैंने जलोका भी उस साइड पे अप्लाई किया था, उसका भी इफेक्ट काफी अच्छा था बच्चे का। कितना क्रिएट और यूरिया था मैम और कम, क्योंकि मैम अब तो वो मतलब मेरे पास आना बंद हो गई है, आई डोंट नो क्या कहाँ गई, ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ। वो उस टाइम पे उसको मैंने उसका काफी कम हुआ था, उसका यूरिया 100 के ऊपर था, वो कम हुआ था। उसका क्रिएट 9 पॉइंट समथिंग था, जो 5 पॉइंट पे आ गया था लास्ट में, जब वेरी वो गुड। मेरे पास गई थी। और जीएफआर तो मैंने आपसे डिस्कस ही किया था, जीएफआर आपका काफी लो था, जीएफआर में भी इम्प्रूवमेंट आया था जब वो गई थी आपसे। मैडम एकदम आयुर्वेद बहुत मिराकल कर सकता है, वेरी गुड। यस आपने मैम, बस्ती मतलब बताया। इन्हीं पेशेंट्स पे जो आपके ऐसे पास सब पेशेंट रिपोर्ट्स है ना? मैम इसमें शमन में क्या दिया था आपने? शमन औषधि है मैम, ये रूटीन वाली जो अपन चलती है किडनी, जो सारी की थी। पुनर्नवा का पुनर्नवास भी यूज किया था, गोक्षरू आदि का काढ़ा भी यूज किया, क्योंकि उसमें ऑल्टर करने पड़ते हैं मैम, कुछ दिनों बाद कुछ चेंज करके, जैसे तो रणमूल जो पंच तिक्त कषायम शीर मैंने इसमें बस्ती दिया। दी थी उसमें घृत कौन सा यूज किया था? मेरा महातिक्त या पंचतिक्त होता था मैम उस टाइम पे। और उसके साथ अल्टरनेट शीर वाला तेल? शीर वाला तेल का दिया था। ओके उसके मैम, साथ थैंक यू। मांस और मेद पाचक और रक्त पाचक भी चले थे, तो मेडिसिन काफी ऑल्टर कर करके चलानी पड़ती है। सर्वतो भद्रवती मैंने लास्ट में उसको चलवाया था, गोल्ड प्रिपरेशन थोड़ा सा मैंने लास्ट में दिया था कि भाई जरूरी है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं था पेशेंट, इसका शायद वो बहुत लंबा कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट उसका जब तक मेरे पास रही उसका इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा हुआ था। सर मैं अभी जस्ट 2-4 घंटे पहले की केस है मेरी, मैं फॉरवर्ड करती हूँ यहाँ पे। तो मैम ने बहुत अच्छा बस्ती और पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपने बताया। सर सिर्फ 10 डेज मेडिसिन और एक बस्ती के बाद में एंड स्टेज रीनल डिसीज, जो कि 4 महीने पहले एंजियोप्लास्टी भी हुआ है, 65 एज है, एंड लास्ट स्टेज किडनी मतलब जो फेलियर है वो 12% जीएफआर में। मैं उसकी रिपोर्ट सेंड करती हूँ सर। सिर्फ 1 बस्ती है सर, ओनली क्षीरबला बस्ती। और जो अभी मैडम ने अपनी धारा बताया ना, तो मेरे पास में क्योंकि पेशेंट अफोर्डिंग नहीं था सर, मैंने इलियाक फोसा में मैम 26 नंबर नीडल से सीरा वेद किया, क्योंकि पेशेंट का बीपी बहुत हाई, मतलब 200 और 150, और मुझे ऐसे लगा कि वो हाइपरटेंशन की वजह से किडनी फेलियर में गया। उसकी ड्रग ऑफ लाइन मैं दिखाती हूँ एलोपैथ की, तो उसमें मतलब हम आयुर्वेद का कोई दवाई चलेगा कि नहीं, ये भी डाउट आता है कि इतने सारे केमिकल में आयुर्वेद की सिर्फ सिंपल सिंपल झाड़ और इसकी वाली दवाइयों का रसोई विभाग क्या काम करेगा। तो मैंने ना फ्रस्ट्रेट होके मैंने बोला जाने दीजिए, एक बस्ती तो एक बस्ती। पेशेंट बहुत दूर से आता है, चाकन आगे आदित्य बिरला की केस है, 20 ईयर्स के वो लड़के को रिजल्ट मिला इसलिए आए। सर मैं रिपोर्ट आपको सेंड करती हूँ। दे आर सो हैप्पी बिकॉज उनके बच्चे जो है दोनों भी अमेरिका है, और आयुर्वेद से कुछ भी नहीं होता है, और एंड स्टेज रिनल डिसीज है, तो उन्होंने मान लिया था कि अभी कुछ भी नहीं ये होगा। सर 60 से मेरा यूरिया मैंने 30.6 पे किया है जस्ट सेकेंड रिपोर्ट में। अच्छा, आपने सुबह एक मैम आई थी, उनसे पब्लिश करवाना नहीं चाहेंगे कि पब्लिश होना चाहिए? सर पहले हम पूरा गाइडलाइन लेते हैं फिर करते हैं सर, क्योंकि मेरे पास में बहुत अभी है है मैम, क्या? उनसे पूछिए, वैद्य कविता व्यास नाम है उनका, पूछिए। आप बुलाइए तो उनको, मैम को बुलाइए। सर जस्ट गिव मी 5 मिनट्स जस्ट। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको पब्लिश होना चाहिए। सर एक केस डिस्कस करना था। करिए। 2 साल की बच्ची है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोस हुआ है, और जब शुरुआत में पहली बार हुआ था तब उसका मतलब लीवर फंक्शन भी थोड़ा ऑल्टर्ड था, उसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन और अल्कलाइन फॉस्फेटेस बॉर्डर लाइन ज्यादा था। फिर ट्रीटमेंट उन्होंने एलोपैथी का किया, फिर वो ठीक हो गई। फिर 1.5-2 महीने बाद अब उसको वापस से हुआ है,
तो होल बॉडी स्वेलिंग आती है उसको, और यूरिन रिटेंशन तो है ही है। और अभी इसका जो सीरम प्रोटीन है वो 137 है, बाकी क्रिएटिनिन नॉर्मल है उसका। तो इसको हम मतलब यहाँ पे इतने छोटे बच्चे को बस्ती देने के लिए कोई सेटअप है नहीं, तो बस्ती आपको के कुछ अलावा सेटअप करने की क्या जरूरत है? पेशेंट का कोई भी टेबल पे लिटा दीजिए और आप तिक्तक शीर बस्ती चाय की तरह बना के और दे दीजिए। आपको स्नेहन सुदन की भी जरूरत नहीं। मैम हम आईसीयू में ये वही जब मैम हमको है। 15 मिनट भी मिलती है तो भी हम बस्ती देते थे। बस पोजीशन बराबर से दीजिए और उस बच्चे को पकड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि बच्चे हिलते हैं। तो हमेशा ये देखना है कि आप एयर नहीं कुछ भी ये करें। बाकी बस्ती देने के लिए कोई सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप मात्रा बस्ती दे रहे हो और अच्छा दे रहे हो। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एलोपैथी में क्या स्टेरॉइड के अलावा क्या देते हैं? क्या है उनके स्टेरॉइड दे रहे हैं उसको। क्या देते हैं? वो कुछ भी नहीं देते हैं। आयुर्वेद ही ठीक कर सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम पूरी तरह से। इसमें रक्तपाचक, मेदोपाचक, सर्वतोभद्र रस, शिवागुटिका, फिर ये अपने गोक्षुरादि गोकुल, चंद्रप्रभा, ये सब देंगे ना, रसायन देंगे, पूरा एकदम 100% किडनी काम करने लगता है। तिक्तक शीर बस्ती और शीर बला तिल का, या फिर मैम ने जो बताया बकरे का इंटेस्टाइन को उबाल के उसका बस्ती दीजिए मांसरस बना के। हाँ अनुरिता मैम आप कहाँ गई? ये सर ये वही मैम है, ये वही मैम है, कविता मैम। इनसे पूछिए कैसे। कविता मैम सर उनको टाइम है क्या? गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड इवनिंग मैम। या मैम जस्ट मैंने ग्रुप में भी सेंड किए हैं। तो जो पेशेंट है, बिकॉज आदित्य बिरला वगैरह ये हमारे यहाँ के बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पे उसको ESRD एंड स्टेज रेनल डिसीज करके ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया है, लेकिन पेशेंट इज फेटल हाइपरटेंशन बताया जाता है। 200 और 185 के नीचे नहीं आता है, तो वो भी 140-50 तक आ गया है। लेकिन पेशेंट 65 एज है, दोनों रिटायर्ड है, उनको लाने वाला कोई नहीं। तो मैंने उनको सिर्फ रिक्वेस्ट किया था कि आप एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि उन्होंने मेरे एक छोटे बच्चे का केस देखा था, तो उसका क्रिएट कम होते हुए देखा, ही वाज विद द सेंट्रल लाइन, लेकिन इनका फिशुला है। तो मैंने बोला आपका जो डायलिसिस है, मॉडर्न का मेडिसिन है, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मैम आवाज नहीं आ रही है। या सॉरी मैम, उनको मैंने स्टार्ट किया था मैम एक अराउंड अबाउट 12 डेज बिफोर, 12 to 14 डेज बिफोर, जिसमें से 2 दिन उनके 3 दिन डायलिसिस में जाते हैं। तो फिर उनको मैंने बोला आप वीक में, ये दूसरा ही उनका विजिट था, तो पहले विजिट में मैंने उनको किया, तो 3 दिन के बाद में उनके शायद यूएस में लड़के बच्चे हैं, तो बोले आयुर्वेद से और किडनी फेलियर होगा और कोई आयुर्वेद ट्रीटमेंट नहीं लेना है। तो उन्होंने क्या किया, 3 से 4 दिन में हेलो 4 दिन में उन्होंने GFR रिपीट कराया। तो वो उनका 12.2 से मैंने शुरू किया था पेशेंट। मेरे एक स्टाइल है मैम, बिकॉज आपकी तरह मैंने मतलब उतना तो नहीं, लेकिन बहुत गाइडलाइन लेके मैंने स्ट्रगल करके प्रैक्टिस सेट किया। तो मैं पहले प्रोफाइलिंग करा लेती हूँ, और प्रोफाइल कराने के बाद में मेरे हाथ में ये रिपोर्ट रहता है कि मॉडर्न मेडिसिन के साथ में व्हाट इज देयर स्टेटस ऑफ हेमाटोलॉजिकल वैल्यूज। तो उसके साथ में उनका सब चीज कराने के बाद में मैंने किया, तो उन्होंने GFR कभी भी नहीं किया था, जबकि वो 2 साल से कंटिन्यूस डायलिसिस पे प्लस तो इसकी वजह से, या सॉरी मैम, एक्चुअली मेरा ना नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने उनका करा। उन्होंने 4 दिन के बाद में GFR किया, तो वो 14.6 हुआ। तो उनको थोड़ा बहुत फेथ आया, उन्होंने कंटिन्यू रखा। 7 डेज के बाद में जब वो आए ना मैम, तो मेरे दिमाग में ये था कि अभी ये पेशेंट मतलब एकदम लास्ट स्टेज ESRD, ये सेकंड केस है मेरे पास में, और उसके साथ में GFR 2 से बढ़ा है, तो ये पक्का आयुर्वेद से बढ़ा है। लेकिन क्योंकि 3 उनके डायलिसिस चालू है, तो हम ऐसे कंक्रीटली सामने नहीं रख सकते। इस वजह से ब्लड प्रेशर कम, मैंने उनको माइंड हीलिंग दिया, नस्य दिया, और उनको इंस्टेंटली बोला, मतलब मेरे पास में उस वक्त में थेरेपिस्ट भी अवेलेबल नहीं था। मैंने बोला मुझे एक बस्ती देना है, तो बोले कि नहीं उससे तकलीफ होगा ऐसे वैसे। मैंने बोला कोई नहीं मैम, उनकी मैं ड्रग ऑफ लाइन आपको ग्रुप में डालती हूँ, तकरीबन 20 to 17 ड्रग्स उनकी चालू है। उसके बावजूद उनका हाइपरटेंशन 180 to 200 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रहता है 120 to 140। तो वो मैं उसको भी टच नहीं कर पा रही, बिकॉज उनके जो दोनों बेटे दोनों भी US में, तो मेरे पास में कुछ भी और बचा नहीं था। तो मैंने गोक्षरादि पुनर्नवा, हमारा जो भी क्लासिकल है वो पुनर्नवादि क्वाथ, और उसके साथ में क्योंकि कोई भी सर्वतोभद्र रस उनका हमेशा ही रहता है कि इसके अंदर क्या है उसके अंदर क्या है, तो मैं घना
जो मेरा चलता है उसमें बस एक यूरोनिल करके एक कॉम्बिनेशन है, तो वो मेरा पर्सनल प्रोप्राइटरी है, तो वो भी मैंने दिया। तो ये 4 दिन के बाद में मैंने उनको बोला 7 दिन के बाद में आपको 1 घंटा टाइम निकाल के आना है, 1 घंटे पहले खाना खा के आना है। और वो घी लेने के लिए भी तैयार नहीं, बिकॉज हम कितना भी उनको समझाए। तो फिर मैंने हाँ योजना चलाई, शीरबला भी दिया मैम, और उसमें जस्ट 2 TSF ऑफ अपना जो प्लेन वाला ग्रुथ है ना, प्लेन वाले ग्रुथ को थोड़ा सा गोक्षुर जैसे हम प्रक्षेप डालते हैं वैसे, क्योंकि हाँ टाइम ही जी। नहीं था, पेशेंट वाज ही मतलब उनका टैक्सी खड़ा रहता है तो उनको जाना होता है। और मैंने उनको बोला कि ओके। आपको आधा घंटा 1 घंटा मूव नहीं होना है, और दूसरा खाना नहीं। उसको छोटी छोटी भूख लगती है, मतलब उसकी मतलब हेतु तो इतने सारे हैं, मैं जब ये केस रखूंगी तो बताऊंगी। मैम उनका अच्छा 60.4 यूरिया था, और क्रिएट डे बिकॉज बिफोर डायलिसिस वाज 3.3, पोस्ट डायलिसिस इट वाज 5.95। और मुझे 1 वीक के बाद में ये आइडिया मिल गया था कि क्रिएट बढ़ नहीं रहा है और ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, मीन्स आई एम टू ओके। अ वेरी प्रॉपर लाइन। तो मैंने डेयरिंग किया, मैंने कहा क्या होगा थोड़ा बहुत, सिर्फ 100 ml 80 ml की वजह मैंने 65 ml ऑयल और बस 2 चम्मच मतलब 10 ml सिर्फ घी, और उसको हाँ भी मैंने गोक्षुर और इससे सिद्ध किया। मैम उनका नेक्स्ट उन्होंने अभी रिपोर्ट करके हुए मेरे पास में, बिकॉज दे डोंट बिलीव ऑन टू आवर लैब, और मैं भी कभी नहीं बोलती कि मेरी लैब में कराइए, मैं उनको बोलती हूँ अपनी ओके। अच्छी जगह पे, दे शुड बी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, इट शुड नॉट बी अ कलेक्शन सेंटर। उन्होंने हम्म। आदित्य बिरला से कराया। मैम आज का उनका यूरिया, कल का 8 तारीख का यूरिया था 30.6, क्रिएट उतना ही कुछ 0.25 से बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी उनको मैंने एक डायलिसिस कम करके फिर ये करने के लिए बोला। मैंने बोला ठीक है, वीकली कम से कम आप एक बस्ती कराइए, बिकॉज दे कम विद द टैक्सी एंड दे आर ओल्ड 65 50 एज के उनके, सॉरी 60 एंड 63 एज के उनके हस्बैंड वाइफ है। तो मैंने बोला आप बस मतलब क्लासिकल नहीं कर पाते तो फिर, क्योंकि वो घी भी लेने के लिए तैयार नहीं, मेडिसिन नहीं, भस्म नहीं, बाकी का कुछ चीज नहीं, तो इस वजह से मैंने ये लाइन, मैं रिपोर्ट्स अभी शेयर कर रही हूँ। दे हाँ इंक्रीज विद जी। GFR विद इन मैम 1 वीक। सिर्फ अपने बस्ती से इतना कम किया या वो जो एक बस्ती आपके जो योग है? मैम, मेरे योग भी चल रहे हैं। पहले ओके तो उन्होंने GFR किया, वो सिर्फ 4 दिन की मेडिसिन पे किया। मैडम शायद मैंने ना जी। इसका मेरा प्रिस्क्रिप्शन भेजा हुआ है, लेकिन अभी आपने मेरे पास में, पिछले कुछ में एक यस भेजा यस था, मैम, सेम केस सेम केस। स्वाथ और गोक्षुर घन और ये सब एंड भेजा था, मुझे याद है, और एंड स्वर्ण स्टेज फिर ऑफ, जल्दी। यस मैम, एंड स्टेज ऑफ renal disease, we can reduce urea with 60.4 to 30.2 and create remaining same, means now this time I'm giving a daring थोड़ा सा, कि मैंने उनको बोला जो 3 डायलिसिस है उसकी बजाय 1 डायलिसिस आप कम करिएगा, या फिर डिफरेंस जो 2-2 दिन का दे रहे हो उसको 4 दिन कराइएगा। इतना विश्वास रखिए कि बढ़ेगा नहीं। तो उसके लिए मैंने जो भी अपना सर्पगंधा है, जटामांसी है, और उसके साथ में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन दिए, प्रोवाल मोती, कि आपको जो भी डायलिसिस के 1 घंटा पहले, क्योंकि उनको जब जाते तो राइगर्स और वो भी आते हैं, तो मैंने उनको मेरा जो शहद है उसके साथ में चाटन लेके फिर डायलिसिस कराना है ये बोला है, क्योंकि हेपारिन इज मोर देन 1500 यूनिट्स, तो बहुत हेवी डोसेज है। प्लस उनकी मैंने बॉडी देखा आज बस्ती देते वक्त में, तो उस वक्त में तो इट वाज टोटली, जैसे बोलते हैं ना अपना PTINR चेंज होने के बाद में क्लॉटिंग्स वगैरह होता है, तो मैंने हाँ अभी जी। नेक्स्ट टाइम BTNCT भी करा लूंगी। तो ये सारा चीजें कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहने दीजिए, वेयर एलोपैथी स्टॉप्स ओनली आयुर्वेद हैज अ होप, एंड यू कैन डू एनी मिरेकल, जस्ट टेक द केसेस, एंड अरविंद सर है ना हमारे पीछे। तो मैम आप बस मुझे बताइए कि मैम सिंगल केस मैम कैसे। बहुत अच्छा बताया, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बताया। मेरा एक पेशेंट था 17 ईयर्स का, वो एक्सपायर हो गया। हम्म। उसका 250 और 180 ऐसा रहने लगा था बीपी, और उन्होंने नहीं हम्म। करवाया, बस कुछ नहीं कराया, एंड ही एक्सपायर्ड जस्ट बाय कंटिन्यूइंग मैम द टेंशन डायलिसिस। तो मुझे भी आया था, क्योंकि ये पेशेंट 200 BP, लेकिन उसको माइंड डीलिंग, उसको थोड़ा सेल्फ हिप्नोसिस, एक 10 बूंद सिर्फ इसका क्षीरबला का नस से देके उसको पहले सेटल किया। सेल्फ हिप्नोसिस की वजह से पेशेंट अल्फा स्टेट में जाता है, तो उसका जो भी स्ट्रेस लेवल है, जो कि हमारे हार्मोन्स होते हैं, हमारा एल्डोस्टेरॉन, हमारा जो भी PTH और ये सारी चीजें अल्टर्ड रहती है। वो तो मैंने अभी डिस्कस ही नहीं किया आपसे, क्योंकि हार्डली किस पेशेंट का सेकंड फॉलोअप है, वो भी डर डर के, डाउट लेके, और फिर कैसे ना मैम थोड़ा सा झूठ बोल के, मतलब बस्ती को ये बताना पड़ता है कि वी आर इंस्टिलिंग द मेडिसिन समथिंग विच विल बी थ्रू योर एनल रूट। तो वो कोई क्लासिकल बस्ती तो हुआ नहीं। अगर क्लासिकल करेंगे मीनल मैम की तरह, आई होप कि ये SRD वाला दूसरा केस है मेरा, इट विल ऑल्सो गेट रिवर्सल, लेकिन हमें स्कोप मिलना चाहिए, एंड वी शुड डेयर टू डू इट। आपको पहले उसको दिखाना पड़ेगा दुनिया को, यस आपको पब्लिश करना पड़ेगा, कविता मैम, प्रेजेंट करना आप हमें पड़ेगा। हाँ गाइडलाइन दीजिए प्लीज, आई एम वेरी मच ईगर टू नो। या हाँ जी मैम, ये काम तो बहुत ही सही में बहुत अप्रिशिएबल है, बट आई थिंक कि इसको आप सिंगल केस स्टडी के तौर पे पब्लिश करने जाएंगे तो ये मुश्किल होगा।
इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो ये है कि पहले आप एक अच्छा रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करिए जिसमें आप ESRD की संप्राप्ति विघटन में कैसे कैसे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ मैम हेलो। बोलिए, आपकी हाँ जी, आवाज बंद हो गई। शुरुआत से नहीं सुनाई दे रहा था। आपने बोला टफ है आपको ESRD की संप्राप्ति, यहाँ हाँ, तक सुनिए। मैं ये बोल रही थी कि जैसे एक लिटरे रिव्यू स्टडी पहले आप मतलब लिटरेरी स्टडी पब्लिश करिए कि जिसमें ESRD की संप्राप्ति विघटन में हमारे जो मोडालिटीज हैं और ड्रग्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, उसका एक अच्छा रिव्यू पब्लिश करके फिर बाद में जैसे आपके 2 ESRD के केसेस हुए हैं तो एटलीस्ट 10 केसेस करने के बाद आप उसको केस सीरीज के रूप में पब्लिश करवा सकते हैं। क्योंकि सिंगल केस स्टडी में ऐसा होगा कि पेशेंट डायलिसिस पे भी है और मल्टीपल ड्रग्स चल रहे हैं, एलोपैथी के भी मल्टीपल है, आयुर्वेद के भी मल्टीपल है, तो वहां पे हम डेफिनेट कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं कि पर्टिकुलर हमारी चिकित्सा से ही उसको फायदा हुआ या कैसे मैन उसका। बट वी गॉट द ग्राफ ऑफ लास्ट 2 years, वो भी मैंने उनसे डिमांड किया, द ग्राफ ऑफ 2 years एज कम्पेयर विद 7 मैंने पैरामीटर्स उनको लिखने के लिए बोले हैं जो मेरे पास में फोटोग्राफ फॉर्मेट में है, लेकिन आई कैंट स्टोर ऑल द डाटा एज एन हार्ड कॉपी। तो मैंने उनको बोला है क्रियाट, यूरिया, PTH, देन अलॉन्ग विद दैट HB, RBCs, प्लेटलेट, WBC और एक यूरिक एसिड, क्योंकि वो भी चेंज, क्योंकि पेशेंट हार्ट पेशेंट थी और शी इज अ लिटिल बिट इनसिंसियर पेशेंट सिंस हर यंग एज, तो उसके जो भी कंप्लीट क्लोराइड पोटेशियम लेवल इतने अल्टर्ड है क्योंकि वो उसके पैरामीटर्स ड्यूरिंग डायलिसिस चेंज करते हैं एंड देयर आई एम वेरी लेस। द रीजन इज दैट I can't enter into their system and say that कि पोटेशियम लेवल 6 की अबव है एंड क्लोराइड लेवल कम है तो आप ये कम कर दीजिए, क्योंकि वो करते हैं, उनका वो फॉर्मेट तय होता है। वो अभी उसका ब्रूहन फॉर्मेट में 1 kg वेट बढ़ा है और शोथ पूरी तरह से कम हुआ है। जो शोथजन्य संप्राप्ति उसकी 2 वीक में पूरी तरह से चली गई है एंड बेसिकली पेशेंट को भूख लगने लगी है, नींद लगने लगी है। लेकिन जो डायलिसिस करते हैं मैम वो उनका कुछ ड्राई वेट एंड मतलब सॉलिड वेट निकालते हैं और उसके हिसाब से उनके वो डायलिसिस के मॉनिटर में चीजें का इंस्टॉलेशन वगैरह। देन आई एम मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड, वी कम टू फ्रस्ट्रेशन कि हम उसमें कुछ नहीं कर पाते, वेयर एज वी नो कि पेशेंट इज डिटोरेटेड लास्ट 2 years एंड नाउ इट इज जस्ट वेट एंड वॉच गेम, इट्स जस्ट वेट एंड वॉच कि हर 3 हफ्ते में आप डायलिसिस कराइए एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फिनिश बिकॉज दिस इज एंड स्टेज। लेकिन मैम जब इसके बाद में व्हेन वी डू कि विद द स्टार्टअप ऑफ आयुर्वेद, बिफोर आयुर्वेद एलोपैथी 2 साल के बाद का ये प्रोफाइल है और फिर 1 वीक, अभी तो पेशेंट मेरे मतलब 2 बार मैं खर्चा करती हूँ तो 1 बार वो खर्चा करते, ऐसे चल रहा है। जब मुझे लगता है कि नहीं मैंने ये भी कराना चाहिए, मैंने GFR भी कराना चाहिए, उनके पूरे 2 साल में मुझे एक भी GFR नहीं दिखा मैम, इसलिए मैंने मेरे खुद के खर्चे से GFR कराया बिकॉज आई वर्क ऑन टू साइंटिफिक प्रोफाइल, दो आई डू कंप्लीट आयुर्वेद एंड नेचुरल प्रैक्टिस। तो मैम फिर भी हमें क्यों प्रूफ करना पड़ेगा? द रिपोर्ट्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और मैंने ड्रग्स का भी लिस्ट भेजा है मैम, यू वोंट बिलीव 50% ड्रग मैडम मैं 3 महीने में बंद करके दिखा सकती हूँ। द ओनली थिंग पेशेंट शुड कीप अ फेथ एंड गेट मी फॉर शोधन चिकित्सा, मतलब मुझे मिलना चाहिए वो शोधन के लिए। नहीं, आपकी बात सही है मैम, पर जो पब्लिकेशन के लिए जो एथिक्स होते हैं ना उसमें फिर ये बात आ जाती है कि मतलब विथ डायलिसिस अगर आप कर रहे हो और सिर्फ 1 वीक के लिए किया है, उनकी ओर से मैं बोल रही हूँ, मैं अपना कोई ओपिनियन वैसे नहीं दे रही हूँ कि अगर डायलिसिस इतने टाइम से चल रहा है तो आपने तो सिर्फ 1 वीक मेडिकेशन किया या जो भी ट्रीटमेंट किया तो उससे सडनली इतना विड्रॉ नहीं हो सकता, ऐसा वो लोग सोचते हैं। और GFR क्योंकि पहले कभी करवाया ही नहीं था और बाद में आपने करा के उसके इम्प्रूवमेंट देखा तो पहले बहुत कम था और आपने अच्छा कर दिया, ये भी प्रूव नहीं हो सकता है उस चीज से। या तो अगर ऐसे 3 रिपोर्ट्स और हम करते हैं 1 मंथ में और रिपीट करने के बाद में फिर भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा मैम अगर हम लिखेंगे तो? नहीं, अगर थोड़े लंबे टाइम तक आप चलाते हैं फिर इसमें आपको हर एक डेट का हर एक प्रिस्क्रिप्शन जो होगा ना वो मेंशन करना पड़ेगा। यस मैम, आई एम ट्राइंग टू, इसलिए मुझे आपका गाइडलाइन चाहिए था और सुबह बहुत अच्छा लगा आपने जब बताया कि आप स्पेशल ये करेंगे, तो उसी चीज के लिए मुझे चाहिए था बिकॉज मुझे नहीं मालूम था कि लेटेस्ट केस के भी इतने फास्ट रिजल्ट आएंगे। हाँ जी, अगर आप इस
को ज्यादा ड्यूरेशन के लिए देते हैं और थोड़ा ड्रग्स इसमें या तो सिर्फ बस्ती करिए या तो सिर्फ इंटरनल ट्रीटमेंट करिए, तो फिर मैम आप एक्चुअली, या आपने जो सुबह बताया ना, सॉरी टू से, ये मुझे बहुत पहले भी गाइडलाइन मिल चुका है नानल सर से, देशमुख सर से, मेरे गिरीश टिल्लू सर है रिसर्चर, जिनको मेरा दिमाग मालूम था तो बोलते थे अनुरित यू बिकम रिसर्चर, डोंट बिकम प्रैक्टिशनर। लेकिन मैम एक बात बोलो, मुझे सिर्फ पेशेंट दिखता है और उसके रिपोर्ट्स कम करना आता है। बाकी जो ये आप बोल रहे हैं ना, उसके लिए मैंने मेरी चीजों को एकदम रेस्ट्रिक्ट करके, मैंने चरकोक्त जो भी चीजें हैं, जो योग है, अष्टांग संग्रह की योग है, उनके ऊपर 25 साल मेरा प्रैक्टिस करके सब चीज का घन सत्व बना दिया। मेरा पर्सनल इतना इन्वेस्टमेंट डाल दिया कि मैं मतलब कोई भी चीज ब्लेंड नहीं करूंगी, कोई भी चीज को मार्केट का चीज यूज नहीं करूंगी। और अभी तो सर इतना अच्छा अष्टांग वगैरह ले, तो अभी फिर से मैंने काढ़े, नहीं तो इससे पहले मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, तो इसकी वजह से मैं रेडीमेड काढ़ों पे आती थी, लेकिन उसमें भी सेल्फ जनरेटेड। तो ये सारी चीज ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती मैम, फिर भी मैंने सब घन सत्वा पे लिया है। और विदाउट शोधन तो मैम वो थोड़ा सा क्रिटिकल इसमें हूं ना मैम, तो मेरा वो हैबिट है, मुझे कोई भी आप लास्ट स्टेज केस दीजिए, कैंसर या हार्ट ब्लॉक दीजिए, ऐसे बोले कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, तब भी मैं छोटा मृदु शोधन या रक्त, जैसे अभी वो पेशेंट इसमें था तो मैंने 3 प्रिक मार ही दिए कि जो होगा वो देखा जाएगा। उसे बहुत बड़ा ब्लीड तो नहीं हुआ एंड इट डिडंट पेन टू हर आल्सो, बट मुझे उसके ब्लड प्रेशर पे चेंजेस देखने थे, और किडनी केस में तो 1 वीक लगेगा ये समझने के लिए, बट आई डू दैट। बट वी कांट रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ कि हम एक ही चीज, हाँ मैम जहाँ पे लाइफ रिस्क नहीं है ना, वहां पे हम कर सकते कि मैंने एक को पुनर्नवा घन दिया, एक को सिर्फ गोक्षुर घन दिया, एक को रसपाचक के साथ में दिया, दूसरे को रक्तपाचक के साथ में दिया, ऐसे कर सकते व्हेन वी आर हैविंग। ऐसे अगर आप बोलेंगे मैम 10-10 नहीं, आई हैव ग्रुप्स व्हिच आई कैन प्रेजेंट माय केसेस इन 20 to 100 फॉर्मेट इन लास्ट दिस मच एक्सपीरियंस। मैं लेटेस्ट सिर्फ बता रही हूँ, एंड दैट टू बिकॉज या लिटिल बिट वर्कहॉलिक रूटीन है मेरा, बट आई विल बी रिक्वायरिंग योर हेल्प एंड थैंकफुल फॉर योर गाइडेंस, बट थोड़ा बॉदर होगा मैम, प्लीज गाइडलाइन कीजिएगा। तो मैंने सही, सारे ये मैंने हमारे रिपोर्ट पास भेजी मैम। हाँ, मैं देखूंगी ग्रुप में। और तीसरा एक अगर हमें करना है तो, बट ये इतना इजीली या इतने शॉर्ट टाइम में नहीं हो पाएगा। थर्ड वे जो इसका है वो, जैसे किसी भी डिजीज के लिए हम एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश करते हैं, उसमें एक गुजरात की नडियाद की हॉस्पिटल है, उन्होंने ओए के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डेवलप किया है, उसका मैं ढूंढ के आपको स्टडी जो है वो ग्रुप में शेयर करूंगी। तो वहां पे ये हो सकता है कि आप बस्ती भी दे रहे हो और इंटरनल भी दे रहे हो, मतलब पूरा, क्योंकि हम प्रोटोकॉल ही डेवलप कर रहे हैं उसके लिए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो वहां पे मल्टीपल जो मोडालिटीज हैं वो चल सकती हैं, लेकिन इतने शॉर्ट में एक साथ में शायद नहीं हो पाए। मैम एक्चुअली पेशेंट एक संप्राप्ति है कि बिना तो हम थोड़ा सा डेयरिंग कर सकते, लेकिन इतना संकर, और मतलब उसको बताया गया कि अभी अब ट्रांसप्लांट नहीं होगा तो बचेंगे नहीं, तो ऐसे वक्त में जस्ट वो भावना की वजह से टच करने के लिए आए थे, बिकॉज वन ऑफ माय 20 एज ऑफ सेंट्रल लाइन पेशेंट ही गॉट। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो बात होती रहेगी, हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर सतीश जी कृपया म्यूट रखिए। डॉक्टर संतोष जी आपको कुछ बोलना है क्या? मैम संतोष मैम, हाँ डॉक्टर कैलाश जी कुछ बोलना है, आरती मैम कुछ बोलना है? जी सर, जी सर, वो केस आपने पूछा था सर, बुलाया था आपको। मैम से पूछना था, वो उन्होंने स्वर्ण सिद्ध जल बताया था पिछली प्रिस्क्रिप्शन में भी और इसमें भी, तो वो 24 कैरेट गोल्ड को कितनी मात्रा में ले रहे हैं? जैसे अगर मैम अंडर 5-6 को इसका आयनिक फॉर्म में ये होता है, और कोई मात्रा हम स्वर्ण भस्म नहीं यूज कर रहे हैं। 24 कैरेट, 22 कैरेट, इट शुड नॉट बी मिक्स्ड अप विद एनीथिंग एल्स, मतलब कुछ लाख लगी है या कुछ और चीज। कितना लेना है, जैसे 1 ग्राम 2 ग्राम कितना? मैं जितना भी मिलता, मतलब मैंने अराउंड अबाउट 10 ग्राम से लेके 40 ग्राम्स तक, जो जैसे बोलते हैं ना वो ट्विस्टेड वाली रिंग रहती है या फिर कुछ कॉइन रहता है, तो ऐसे प्योर फॉर्मेट वाली चीज को यूज किया है। लेकिन आप यूज की 3 लीटर 2 लीटर पानी को आप आधा उबाल के आधे तक उसके अंदर सोना डालिए, लेकिन वो सोना फिर यूज मत करिए, उसको सिर्फ सिद्ध के लिए रखिए। और उसको मतलब ओवरनाइट रखना है? नहीं मैम, जस्ट उबालने के बाद में आप निकाल दीजिए उसको। नहीं मैं समझी नहीं, जैसे 2 लीटर हमारा पानी है तो उसको 1 लीटर तक उबालना है, और उबाल कॉइन को 10 ग्राम कॉइन को उसके अंदर उबालना है बस। हाँ, तो स्वर्ण सिद्ध जल हो गया, तो सारे 24 आवर्स में वो कंज्यूम करें। यस मैम, यस। मतलब कौन से डिजीज में, मतलब हम मैम मैं जितने भी जहाँ पे भी क्लेश जन्य संप्राप्ति रहती है वहां पे कभी भी नॉर्मल पानी देने का मैं डेयरिंग ही नहीं करती हूँ,
और मैं बोल देती हूँ कि बिकॉज हम जो पानी पी रहे हैं वो भी वैसे ही, मैम आपको भी मालूम है कि सारा चीज किस प्रोसेस से आता है। तो मैं सिद्ध जल में पहला मेरा प्रायोरिटी जहाँ पे इम्यूनिटी कम है, जहाँ पे क्लेजन्य संप्राप्ति है, डायबिटिक है, उदर है या किडनी फेलियर पर्टिकुलरली, वहाँ पे सोलन जल ही यूज करती हूँ। और खास करके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे जो रहते हैं जिनको माँ का दूध नहीं मिलता है, वहाँ पे मेरा पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे भी ये मैं सोलन नॉर्मल जल। बच्चों में भी हम यूज कर सकते हैं ना ये चीज? यस मैम, यस यस बिल्कुल। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं ना, और भी लोग वेट कर रहे हैं। थैंक यू। बाद में बात करेंगे। डॉक्टर संतोष मैम, कैलाश सर, कुछ बोलिए आप। जी वो केस था सर, आपसे पूछा था ना, बुला रखा है उसको रेडमी नोट नाम से, उसका कॉल नाम है। ठीक है, उनको बोलिए वीडियो ऑन करें। उषा जी आप वीडियो ऑन करो। उषा जी वीडियो ऑन करिए प्लीज। उषा जी अगर हैं तो वीडियो ऑन करिए। हाँ, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? कंचन मैम आप फ्री हैं तो आप केस टेकिंग करिए प्लीज। जी सर, थोड़ा आवाज है पर वो जो मुस्लिम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है ना। कोई बात नहीं, करिए। मैम आपका नाम क्या है? मैं शॉर्ट में आपको बता दूं इसके लिए। हाँ बता दीजिए, बता दीजिए जी। इनको ये फेस पे राइट साइड में, चिन की साइड में एक हार्ड नोड्यूल टाइप का ये डेवलप हुआ। जरा मुंह ऊपर करके दिखाइए मैम, ये साइड में। और ये फिर फैल ये उंगली से दिखाइए। हाँ, और फिर फैल के ये 2 साल के अंदर ये दूसरी साइड तक जाके फिर ये लिप तक पहुंच गया। तो इसमें इनको पहले से इनकी हिस्ट्री एक तो कॉन्स्टिपेशन की है और दूसरी इनकी शीत पित्त की हिस्ट्री है पुरानी। और इनको जो है ये अग्निमांद्य रहता है थोड़ा बहुत। और फैमिली हिस्ट्री इनकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट की और इसकी सांस की तकलीफ की रही है। हेतु इनका निकला है कि ठंडे ये जो है पानी थोड़ा पीते हैं ज़्यादा और थोड़ा बासी खाने की इनको वो निकली है हेतु। तो इन्होंने जो टेस्ट कराए हैं इसमें इसकी बायोप्सी भी कराई है इन्होंने। बायोप्सी में जो इम्प्रेशन आया है दैट शोज ग्रेनुलोमेटस इन्फिल्ट्रेशन इसमें आया है सर। और इसमें डाउट उन्होंने किया है कुटेनियस लीशमैनिया का। और बीपी पल्स वगैरह सब कुछ इनकी ठीक है। थायराइड की माइल्ड TSH 6.15 है और SGOT-PT इनके नॉर्मल है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज इनका थोड़ा सा रेज है मामूली। और CRP इनकी 18 है और हीमोग्लोबिन इनका 10 के लगभग है। बाकी इनके पैरामीटर लगभग सब नॉर्मल है। TB ने स्किन TB के लिए भी टेस्ट कराया था और दैट वाज नेगेटिव। अब आप करिए जो करना। ये सर मैं एक बार फिर से पूछती हूँ, ये कैंसर जैसे ये आया है क्या? आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा था मुझे। नॉन कैंसरस, नॉन मैलिग्नेंट है जी। हिस्टोपैथोलॉजी कराई है जी। जी जी आप लीजिए। हाँ, आपका नाम क्या है मैम? उषा। खोलो, उषा। पास से बोलिए। उषा। हाँ, एज क्या है? 51। 41। ठीक है। ये आपको जो ये जो रेडनेस दिख रहा है वो थोड़ा ग्रोथ टाइप दिख रहा है, ये आपको कब से है? 2 साल पहले स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे हल्का सा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, इधर भी हो गया और इस साल ज्यादा हो गया। ये इस साल ये पूरा इधर भी हो गया। मतलब इस साल बढ़ा ये ज्यादा, पहले तो बहुत हल्का हल्का बढ़ रहा था। आप कोई व्यसन वगैरह करते हो? कोई सुपारी है या फिर जो मशेरी लगाना दांत पे या फिर तंबाकू खाना, ऐसे कुछ करते हो? ऐसा तो नहीं है। तो फिर कुछ ऐसे जैसे रजनीगंधा खाना होता है ना शॉप, किसी किसी का शॉप में, बड़ी शॉप में नहीं, कुछ भी नहीं खाते? मैं कच्चे चावल खाती थी पहले। कच्चे चावल कितने खाते थे एक दिन में? बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़े बहुत जैसे खा लिए। कितना, 1 कटोरी भर? नहीं, फिर थोड़े ही। हाथ से बताइए, हाथ से बताइए। 1 मुट्ठी। 1 मुट्ठी खाते थे रोज का मतलब? और जैसे प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम मैंने मिट्टी भी खाई थी। अच्छा। पेट में कीड़े वगैरह की शिकायत रहती थी फिर?
नहीं वैसे तो कुछ नहीं था। कभी दिखे है आपने आपके पॉटी में कीड़े दिखे है कभी? इंडियन टॉयलेट है आपके पास? आपके घर पे इंडियन टॉयलेट, इंग्लिश टॉयलेट है? इंग्लिश है। इंग्लिश है, ठीक है। पेट में दर्द वगैरह रहता था तब कच्चे चावल मिट्टी खाते थे तब? नहीं। ठीक है। और बाकी कुछ दूसरा कुछ खाने की मतलब जैसे कच्चे चावल खा रहे हैं वैसे और कुछ खाने की हैबिट रही है? जैसे चौक है, चौक भी खाते थे कभी? ना। खाली मिट्टी? मिट्टी ये कौन से टाइप की मिट्टी खाई है आपने? रेड कलर की, ब्लैक कलर की या व्हाइट? रेड। या फिर दुकान पे जाके वो रेड, और वो दुकान पे मिलती है वो जाके खरीद के लाते थे आप, या फिर आपके घर के आसपास वाली मिट्टी खाते थे? आसपास खरीद वाली। के लाते थे ना आसपास वाली? नहीं। ओके। क्या बोलना चाहते हैं? आवाज आ रही है आप मेरी? हाँ आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। ठीक है। ठीक है। और सुबह से लेके शाम तक मतलब सुबह कितने बजे उठने की आदत है? 6, 6:30, 5, मतलब 5:30, 6 बजे तक। और रात में कितने बजे सोते हो? 10:30, 11। जागरण वगैरह नहीं करते हो ना? जाते हैं पर जैसे कभी होता है तो वहां पर भी 12 बजे तक आ जाते हैं। दोपहर का सोना? दोपहर में तो नहीं सोना होता, कम ही होता, मतलब 10-15 मिनट लेट जाती हूँ बस। जॉब वाली है? घर का ही काम करते हो या बाहर का काम करते हो? दोनों ही काम जॉब है, करते हो? घर का भी। हाँ कंप्यूटर जॉब है इनका। ओके। सुबह नाश्ते में क्या खाते हो? चाय, कॉफी कुछ लेते हो तो उसके साथ बिस्किट, पराठा? सब्जी रोटी बस। चाय वगैरह सुबह पीते हो आप? सुबह नहीं। चाय नहीं पीते? सब्जी रोटी कितने बजे खाते हो फिर आप? 9:30 बजे। 9:30 बजे भूख लगती है आपको? हाँ। या बिना भूख के ही खा लेते हो? नहीं भूख तो सही लगती है। फ्रूट्स वगैरह कब खाते हो आप? कभी सुबह कभी दिन में। फलों के साथ आप दूध लेते हो क्या कभी मिक्स करके, जैसे फ्रूट सैलेड वगैरह खाते हैं वैसे टाइप? ना वो तो बहुत कम, वैसे कभी अमरूद खा लिया या सेब खा लिया ऐसे। चपाती पराठे के साथ दूध चाय ऐसे लेते हो? अब तो नहीं ले रही, चाय तो पी नहीं रही हूँ एक साल से। पहले पीते थे क्या चाय चपाती चाय पराठा? पहले नाश्ते के साथ चाय लेती थी। तो चाय के साथ पराठा वगैरह लेते थे फिर? हाँ पहले लेते थे आप, चाय पराठा लेते थे? हाँ। और फिर दोपहर में कब खाना खाते हो आप? दोपहर में 2-2:30 बजे। क्या खाते हो? दाल रोटी या फिर सब्जी। टिफिन लेके जाते हो? हाँ जी। टिफिन लेके जाते हो? नहीं घर पे ही आती हूँ, पास में ही ना ऑफिस। ठीक है। और फिर और शाम का क्या खाते हो फिर? 4-5 बजे कुछ नाश्ता होता है कुछ फरसान टाइप चाय के साथ फिर से? नहीं आके तो पानी पी लेती हूँ, और थोड़ा बहुत अगर कुछ वैसे तो कुछ दिन का रखा होता है तो। और रात में कितने बजे खाना खाते हो? रात को 9, 9:30 बजे। और क्या खाते हो रात में? सब्जी रोटी खाती हूँ। पहले कुछ बाहर का खाने की आदत रही है? पानी पूरी शेव पूरी वगैरह फैंसी फूड की आदत रही है पहले? हाँ, पहले पानी पूरी और पहले चाट थी? खाती थी। हाँ बहुत ज्यादा खाते थे? नहीं बहुत ज्यादा तो नहीं, महीने में एक बार खा लिया, 15 दिन में एक बार खा लिया। ठीक है। आपको कभी डेंगू मलेरिया चिकन पॉक्स कोई बीमारी हुई है?
नहीं ऐसे तो नहीं हुआ, पर मुझे ना एक बार जब शादी हुई थी उस टाइम उसके बाद फीवर हुआ था, तो वो 3 महीने रहा था, 2.5-3 महीने ना। 3 महीने रहा था। कौन, कितना एज था आपका उस समय? उस टाइम तो मैं 18? 22 की थी। 22 साल के। आपको बच्चे कितने हैं? 2। सीजर है, नॉर्मल है? नॉर्मल है। कौन से एज में हुए थे बच्चे आपके? हुए थे 24 में बेटी हुई थी और 26 में बेटा हुआ था। ठीक है। आपको चिकन पॉक्स वगैरह दूसरा कुछ, ये जो फीवर आया था आपको कुछ पता है कि कुछ जॉन्डिस हुआ था या फिर कोई टाइप का फीवर बताया था डॉक्टर ने तब? नहीं, उस टाइम भी दवाइयाँ खाई थी, कभी किसी से कभी किसी से, फिर धीरे धीरे ठीक हो गया था बाद में ना। 3 महीना कंटिन्यू बीमार थे आप, तो एडमिट थे या घर पे ही? ना, घर पे ही होता था, फिर ठीक हो जाता था, फिर होता था, फिर ठीक हो जाता था, ऐसे हो रहा था। दिन में कितनी बार फीवर आता था आपको बिना मेडिसिन, मतलब मेडिसिन नहीं लिया है, और आपको याद है क्या कुछ? अगर हो तो बताइए। पहले तो रोज रात को आता था। रात को कितने बजे करीब आता होगा फिर भी? वही 9, 10, 11 बजे करीब, मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं था। टाइम फिक्स नहीं था, मतलब सुबह से लेके अगर आपको रात में फीवर आया तो दूसरे दिन रात में ही आता था क्या? कभी रात में आता था, कभी दिन में आता था। एक्चुअली उस टाइम नई नई शादी हुई थी ना, और हाँ। मतलब जैसे घर मेरा वहाँ है राजकोट, वहाँ मौसम ठंडा है थोड़ा, और इधर यहाँ पे थोड़ा गर्मी थी। उस टाइम पे ठंडी का मौसम था, पर क्लाइमेट चेंज हुआ था ना, तो उस वजह से हुआ था शायद। फिर उसके बाद कोई बड़ी बीमारी वगैरह हुई है, याद है आपको, बच्चे होने के बाद या बच्चे होने के पहले? नहीं, उसके बाद तो नहीं। कोई नहीं। वैसे मुझे आपके पीरियड्स अब पित्त की शिकायत है, मतलब पूरे ददोरे आते हैं आंग पे? ददोरे आते हैं आंग पे ऐसे शीत पित्त टाइप? इसकी हिस्ट्री है इनकी बचपन से। हाँ ठीक है, बचपन से रही है? नहीं, बचपन में एक बार हुई थी बस, उसके बाद तो फिर शादी के बाद ही हुई थी वो। ठीक है। आपके पीरियड्स वगैरह अभी भी आते हैं? आते हैं, पर ये मतलब ज्यादा होता है, 7-8 दिन तक, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, ऐसे होता है। हेवी ब्लीडिंग होता है? हाँ। ठीक है। पेट में दर्द होना वगैरह? पीरियड के टाइम तो दर्द होता ही है, और वैसे कमर में कभी कभी दर्द रहता है, इधर पैर है ना। ठीक है। आपकी मोशन रोज सुबह पास हो जाती है? पेट साफ हो जाता है सुबह रोज? रोज होता है, कभी एक बार जाना पड़ता है, कभी फिर थोड़ी देर में जाना पड़ता है दोबारा। मतलब पेट का तो ऐसा है कि जैसा खाना खाती हूँ ना, तो वैसा पेट रहता है। मतलब कभी कभी आता भी नहीं है, कभी सुबह का शाम को आया, ऐसे भी होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, इरेगुलर है पर। हाँ, हार्ड मोशन होता है? होता है, कभी कभी होता है। और यूरिन कैसे होता है? यूरिन तो जैसे पानी पीती हूँ तो उसके बाद थोड़ी देर बाद हो जाता है। ठीक है। भूख वगैरह लगती है आपको? खुद हो के भूख लगती है या जस्ट टाइम हो गया इसलिए खा लेते हो? नहीं, भूख तो लगती है। प्यास? प्यास भी लगती है। जैसे कोई नींद ऑयली आती चीज, है? नींद भी सही आती है। कोई टेंशन? थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, फैमिली में टेंशन। थोड़ी बहुत रहती है ना, ज्यादा नहीं लेते हो स्ट्रेस? पहले तो लेती थी, पर दोपहर में थोड़ा दही पहले लेते थे आप? काय का टेंशन लेते थे? थोड़ा थी फैमिली में, थी दिक्कत, मतलब हमारी फैमिली में तो नहीं, ठीक पर है, आज कोई बात नहीं। दही के सोने की आदत रही है? दही खाते थे पहले? नहीं, दही तो मैं पहले से ही कम खाती हूँ, और अब तो बिल्कुल छोड़ दी, क्योंकि मीठा खाने की आदत रही है आपको? मीठा? मीठा, हाँ मीठा खाती हूँ, पर अब वो भी कम करा। क्या खाते थे मीठा? ऐसे कुछ स्पेशल नहीं, मतलब जैसे कभी कदार मिठाई खा ली, और ऐसे मतलब नॉर्मल कभी सेवई खा ली या खीर खा ली, ऐसे नहीं कि मतलब बहुत जो भी ज्यादा घर खा में लिया। मीठा हो खा लेते हो आप? आपको पसंद है मीठा? अब नहीं खाती, पहले खाती थी। पहले खाते थे।
हाँ ठीक है। और तीखा खाना? जैसे मैं इस साल मैंने बहुत ज्यादा परहेज करा ना, डॉक्टर सब मना करते थे मीठा खाने के लिए, तेल मसाला खाने के लिए, और फरवरी से मैंने ज्यादा परहेज करना शुरू करा, और ये फरवरी से ही मेरा ज्यादा हो गया। मतलब मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ। तीखा खाना पहले बहुत ज्यादा खाते थे? नहीं, ज्यादा तीखा तो नहीं खाते, पर मीठा जरूर पसंद था आपको? मीठा पसंद था, पर मैं बहुत ज्यादा नहीं खाती मीठा, मैं थोड़ा ही खाती हूँ, उसके बाद मन नहीं करता खाने। ठीक है। और कोई जैसे आपने अभी फीवर की हिस्ट्री जैसे बताई ना, 3 महीने आपको फीवर रहा है, वैसे कुछ याद है कुछ और बीमारी के बारे में या आपको याद हो, जैसे चिकन पॉक्स हुआ, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, जॉन्डिस हुआ? नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ, पर 2019 में ऐसा हुआ था कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती थी और खाना खाने का मन नहीं करता था बिल्कुल ना, तो उस टाइम मैं खाना बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत खाती थी, नहीं तो वो भी मेरे ख्याल से 5-6 महीने चला ऐसा कि हाँ भाई मतलब मन नहीं करता था बिल्कुल खाने का, बहुत कमजोर हो गई थी मैं, फिर धीरे धीरे सही हो गया अपने आप ही ना वो। 5 महीने भूख नहीं लगने का कारण कुछ स्ट्रेस वगैरह था आपको उस समय? चिंता करते थे ज्यादा उस समय? स्ट्रेस तो नहीं था, पर ये कि जैसे घर में फैमिली में डेथ हो गई थी सासू जी की ना, तो उसके बाद हुआ था ऐसा। हाँ हाँ, मतलब टेंशन के वजह से जो डेथ हो गई तो उसकी टेंशन आपने ली थी। ठीक है। ठीक है, अभी हम इनको लीव करा देते हैं, फिर थोड़ा बात कर लेते हैं। सर एक सवाल मेरा था इनसे। बतानी थी मैम। रवि सर पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। हाँ जी सर, पेशेंट के इनको बताने दो पहले, ये बताने के। आप बताओ। इसमें कोई खुजली वगैरह कुछ नहीं, बस हल्की सी सरसराहट होती है और ये बढ़ जाता है। जी। आपका पेशेंट के करिए मैम, टंग शो करिए एक बार। जीभ दिखाओ। जीभ दिखाइए। आप जीभ दिखाओ अपनी। ठीक है सर, पूछिए। हाँ रवि सर। जी रवि सर पूछिए। जी सर, पेशेंट के लोअर जाब में जो टीथ है सर, उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कैविटी वगैरह है क्या? उसमें इसकी आरसीटी हुई हुई है बहुत सारे दांतों की। हाँ, तो मुझे जहां तक लगता है सर जो है ये डेंटल रूट एब्सिस है। हाँ जी सर। दूसरी साइड तक चली गई सर ये। हाँ, तो बस वो डेंटल रूट एब्सिस ही लगती है, और एक दो पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं। इसमें हम लोग ना सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी देंगे, मांसपाचक, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी मांसपाचक से ठीक हो जाएंगे पूरा। और कवल और कंडूस सर इसमें ये भी टूथ एक्सट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, या तो आरसीटी कराएंगे या टूथ एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोअर साइड का है। 12-14 दांतों की हुई हुई है आरसीटी। तो फिर मुझे लगता है फिर उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो हो सकता है फाइनली टूथ एक्सट्रैक्शन करना पड़े। बहुत सारे दांतों में सारे आरसीटी से भरा हुआ। हाँ, तो सर उसी वजह से प्रॉब्लम है ये इनको। सर एक मिनट, कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। जी जी बोलिए सर। जैसे मैंने एक्सरे करवाया था नीचे दांतों का। जी हेलो। जी हाँ, जी बताइए। हाँ सर, मैंने एक्सरे भी करवाया था ना, क्योंकि स्किन के डॉक्टर को दिखाती थी, वो कहते थे कि दांत की वजह से भी हो सकता है। तो फिर मैंने डेंटल कॉलेज में पूरा मतलब ये एक्सरे करवाया था, तो एक्सरे की रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आया था। मैंने बल्कि डेंटल को भी दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, दांत की वजह से नहीं है ये। मैडम इसको फिर से दिखवाइएगा। एक्चुअली मेरे मदर को भी प्रॉब्लम थी, और मैंने ये जो है डायग्नोज किया था हमारे डेंटिस्ट ने, और उसके बाद जो टूथ एक्सट्रैक्शन किया गया तो ठीक हो गया। ये लोअर साइड अब वो डायग्नोज नहीं कर पाए, लोअर साइड की जो टीथ होते हैं उनमें ग्रेविटी की वजह से कुछ ना कुछ कलेक्ट होता रहता है, वहाँ बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, इसलिए डेंटल रूट एब्सिस जो है वो लोअर जावा में ही बनती है, अपर में नहीं बनती है। तो मोर और लेस ये डेंटल रूट एब्सिस ही है। तो अभी हाँ सेशन बंद कर देते हैं अभी, क्योंकि टाइम हो गया। कल और इसमें सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी और ये दांत का एक बार चेकअप करा के रक्त मोक्षण और ग्रंथि पाचक वटी इस तरह की चिकित्सा करेंगे, पूरा ठीक हो जाएगा। इनको सर अगर नहीं क्योर हो पाया तो एक्सट्रैक्शन कराना पड़ेगा फाइनली।
तभी ठीक होंगे कंप्लीट। तो अभी सर इनको Thank you, sir. त्रिफला और AKT के साथ शुरू करके और गंडूस कवल करा के और मांसपाचक में दे दें। हाँ, उससे तो बहुत अच्छा रिलीफ हो जाएगा। ये एब्सेस वगैरह तो कम हो जाएगा, बाद में फिर देखेंगे 1 महीना बाद क्या होता है। ठीक है सर, इनको ऐसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी डॉक्टर संतोष मैम, हम या आपसे रिलीव कर माफी चाहते हैं कि हम आपका केस नहीं ले पाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है। आप अगर सुबह बताएंगी तो अच्छा रहेगा संतोष जी। डॉक्टर संतोष जी सुन पा रही है क्या? हाँ जी, बताइए ना। सर मैंने पहले क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे स्टार्टिंग में ही, तो वो हैंड रेज उस टाइम का। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। सभी लोग का धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सुबह मिलेंगे माधव निदान की क्लास में। सभी लोग का धन्यवाद। धन्यवाद सभी लोग का धन्यवाद।